नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। संस्कारहीन युवा। पहली बार मुझे बेटे की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। लगभग 5 वर्ष बाद मैं जयपुर जा रही थी। जयपुर मेरे लिए एक शहर ही नहीं, मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मेरा मायका है। उस शहर में पांव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आता है। हफ्ते के बाद भाई की बड़ी बेटी रोमा की शादी थी। मैं और जानवी दोपहर की गाड़ी से जा रहे थे। अश्विन बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो इन्हें काम की अधिकता थी, दूसरे इनका ससुराल होने की वजह से वो एन वक्त पर पहुंचकर अपनी इम्पोर्टेंस भी तो बढ़ाना चाहते थे। मेरी बात और है, मैं तो जयपुर जाने के लिए कोई अवसर नहीं गंवाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन वहाँ चैन से रहूंगी, सबसे मिलूंगी, बचपन की यादें ताज़ा करूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ की हिदायत थी कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। माँ सारे रिश्तेदारों को दिखाना चाहती थी कि आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होंगी, जिनका लाया रिश्ता ठुकराकर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। शरद बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती थी माँ से। रोमा के विवाह में जाने का कुछ तो अपना ही चाव कम नहीं था, उस पर माँ की मनोहार। हम दोनों माँ बेटी ने बड़े ही मन और उत्साह से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई और आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया था। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पहुंचे। अश्विन हमें सी ऑफ करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने जयपुर जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे अश्विन ने भाप लिया था। ऐसे में वह कुछ खुलकर तो न कह पाए, लेकिन मुझे होशियार रहने के लिए जरूर कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिससे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों ने अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी चहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, न ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन उस समय मैं लड़कों की शरारतों और नोकझोंक से कुछ परेशान सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद मेरे साथ जानवी का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ न होना, और फिर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य और गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे न होती। मेरा ध्यान रोमा की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचों, खेत खलिहानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए। घुंघराले बालों वाला सांवला सा नाटेकत का शौर्य फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था, तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पुट था। एक लड़के को सब जियान कहकर बुला रहे थे। यह उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं लगता था, शायद ये दोस्तों द्वारा दिया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त जियान चाल ढाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मंझली कद काटी वाला अभय ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, मूंछों की पतली सी रेखा और बड़ी बड़ी आंखों वाले अभय से पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहने बिखरे बालों वाला बेपरवाह तबीयत वाला रेहान था, जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़के का नाम साहिल था। लंबा, गोरा चिट्टा, नजर का चश्मा पहने वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पड़ाकू से लगने वाला साहिल एक अंग्रेजी नॉवल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर मोहित ने उसका नॉवल छीन लिया। मोहित बड़ा ही चुलबुला, गोलमटोल, हंसमुख लड़का था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। मोहित पूरे रास्ते हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब जानवी के कारण है। इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नज़रों का पैरा हर दम जानवी पर बैठा रहा। मेरे ही कारण जानवी बेचारी भी तभी घुटी सी या तो खिड़की से बाहर झांकती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही।
अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ न खुलकर हंस पाई, न ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे न मैं ही ऐसी माँ हूँ और न जानवी इतने पुराने विचारों की है। वह तो हमेशा सहज शिक्षा में ही पड़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत हंसी मजाक नहीं करती होगी। फिर भी न जाने क्यों शायद घर से दूरी अकेलापन मेरे मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे गया था। उनसे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वे जानवी तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों के बहानों से उठी नजरें जब जानवी से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार जानवी मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं भय हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने के अपने फैसले पर भी झुंझलाहट होने लगी थी। वास्तव में मायके जाने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि आजकल औरतों का अकेले सफर करना कितना जोखिम का काम है। वह सभी खबरें जो पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ी थी एक एक करके मेरे दिमाग पर दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफर में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते हैं। काफी देर तक तो हम दोनों मुंह सिलकर बैठी रहीं, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती, और सफ़र में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वे ऐसे ही अजनबी बनी रहती। उन कुछ घंटों के सफ़र में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत, वर्तमान सब बाँच लेती। चूंकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसलिए उनकी उठी हर नज़र मुझे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक से मुझे छीटाकशी और ओछापन नजर आ रहा था। कुछ घंटों का सफर जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई मुझे खबर ही न हुई, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज़ की जरूरत तो नहीं। उन्होंने जानवी को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्र पत्रिकाएं भी पेश कर दी। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें पूछा। हालांकि हम हमेशा मना करती रहीं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता। कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतनी दूर न ले जाए कि मैं उसे समेट ही न सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र खत्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। पहरोड स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती है। डब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई थी। तभी एक अजीब सा शोर कानों से टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह से रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते 20 लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियाँ चिपकती चली जाती हैं। वह स्टेशन नहीं मानो मनुष्यों के समुद्र पर बंधा हुआ बांध था, जो गाड़ी के आते ही टूट गया था। प्लेटफॉर्म पर सिर ही सिर नजर आ रहे थे। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कहीं सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानवी ने घबराकर खिड़की बंद करनी चाहिए तो कई हाथ अंदर आ गए जो सबको झपट लेना चाहते थे। जानवी को पीछे हटाकर जियान और मोहित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा, साहिल, शौर्य और अभय तीनों अंदर घुसाए आदमियों के हुजूम को खदेड़ने में लगे थे। किसी को धकिया रहे थे तो किसी से हाथापाई हो रही थी। साहिल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़कों को उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो अभय और जियान एक साथ बोल उठे, आंटी जी आप दोनों निश्चिंत होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नजर रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह जयपुर में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी, जिसमें भाग लेने यह सारी भीड़ जयपुर जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी जरूरत से उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी न होकर शोर और दहशत का बवंडर था जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटे की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच।
उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन नतमस्तक थी। उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। बहरोड से जयपुर तक के उस कठिन सफ़र में वे न बैठे, न उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच में अपनी शरारतें, चुहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारी और सम्मान की हिफाजत। मैं आत्मग्लानि के दलदल में धंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी, जिसके कारण मैंने एक बार भी इनसे ठीक व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, न ही इनके हास परिहास अथवा बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता, संस्कारों का, और बदले में इन्होंने दिया इतना शिष्ट सम्मान और सुरक्षा। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं को अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी ब्याह तय करते समय या यात्रा पर निकलने से पहले हमें शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों, जलसे, जुलूसों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। उस दिन महिलाओं के साथ घटी दुर्घटनाएं अखबारों के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी बनकर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहां भी जगह नहीं मिल पाई। जयपुर स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बचाने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटे, उस पर यह भीड़ जिसकी न कोई नैतिकता न सोच, बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी न मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग था। अपने बैग के साथ जियान ने हमारी बड़ी अटैची उठा ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी साहिल ने उठा ली। जानवी के पास पानी की बोतल और मेरे पास मात्र मेरा पर्स रह गया। हमारे दोनों बैग भी अभय और शौर्य के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया, जिसके बीच हम दोनों चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हों। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फर्ज था। दिल ही दिल में सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए मैंने उन्हें रूमा की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए जयपुर एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 10 दिन रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य और मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन और दिशाहीन कहते हैं, लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमसे अलग सोच वाली कैसे हो सकती है। जरूर उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हो जाती है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।